यूट्यूब चैनल एजुकेशन 24/7 में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए समावेशी शिक्षा का जो है अगला पार्ट लेकर के आई हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होने वाला है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाभकारी होने वाला है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी शेयर करिए, जिससे कि इसका लाभ आपके दोस्त और रिश्तेदार भी उठा सकें। तो जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो वो बिल्कुल भी बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को ज़रूर देखें और समझें। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है आज श्रवण बाधित बालकों की बौद्धिक विशेषताएं क्या होती हैं, आज इसको हम समझेंगे। और अगला है हमारा निरीक्षण के प्रकार, निरीक्षण कितने प्रकार का होता है इसको समझेंगे। और नेक्स्ट है हमारा हकलाने के प्रमुख कारण क्या होते हैं, जो बच्चा हकलाता है उसके क्या कारण होते हैं, हम इस कारणों को समझेंगे। और नेक्स्ट है हमारा श्रवण बाधितों की पहचान, जो बच्चे श्रवण बाधित होते हैं उनकी पहचान हम किस प्रकार से करेंगे नॉर्मल भाषा में, आज हम यही सब समझेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं। श्रवण बाधित बालकों की बौद्धिक विशेषता के बारे में हम समझेंगे। पहली विशेषता इसमें दिया है कि मानसिक विकास। जी हाँ, पहली जो विशेषता दिया है मानसिक विकास दिया है, जो कि मानसिक विकास सामान्य बालकों के समान होती है। जी हाँ, श्रवण बाधित बालकों का जो है मानसिक विकास होता है वह हमारे आम जैसे बच्चों की ही तरह होता है। कोई भी डिफरेंस, कोई भी अंतर नहीं पाया जाता है उसमें। इनका जो मानसिक विकास होता है वो अन्य दूसरे को बालकों की अपेक्षा ही होता है। कोई भी अंतर, कोई भी इनमें डिफरेंस नहीं होता है, ये आप समझ लीजिए। दूसरा हमारा दिया है कि बौद्धिक कार्य, मतलब कि श्रवण बाधित जो बालक होता है उनका कार्य कैसे होता है, तो उनका कार्य भी दिया है कि बौद्धिक कार्य जो है बालक जो सामान्य बालक होते हैं उनके जैसे ही होते हैं, कोई भी अंतर इसमें भी नहीं पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो श्रवण बाधित बालक होते हैं उनका बौद्धिक कार्य जो है सामान्य बालकों के जैसे ही होता है, इनमें कोई अंतर नहीं होता है। जो भी कार्य होता है वो नॉर्मल बच्चों के जैसा ही करते हैं। अब अगला हमारा दिया है, नेक्स्ट दिया है कि इनकी चिंतन शक्ति कैसी होती है। तो इनकी चिंतन शक्ति जो है तीसरा दिया है हमारा, थर्ड है कि इनकी चिंतन शक्ति जो है सामान्य बालकों से ही, मतलब सामान्य बालकों के ही जैसे होती है। कोई भी अंतर नहीं पाया जाता है। इनकी जो चिंतन शक्ति होती है सामान्य बालकों के ही जैसे होती है, कोई भी अंतर नहीं होता। जो भी बात समझना हो, जो भी मतलब जो भी समस्याएं आती हैं, जो भी सोचना रहता है, ये सब मतलब आम बच्चों की तरह ही सोचते हैं, कोई भी अंतर नहीं पाया जाता है। तो ये आप सभी के परीक्षा के लिए तो बहुत ही उपयोगी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो है आप सभी का आंसर जो है बहुत ही शॉर्ट टाइप में लिखना पड़ता है। तो अति लघु में ये पूछता है तो आप 3 पॉइंट लिख देंगे तो बहुत ही इतना इनफ हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा आपको 1 नंबर के लिए लिखने की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो इसलिए आप पहला लिख देंगे कि मानसिक विकास जो है सामान्य बालकों के ही जैसे होती है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। बौद्धिक कार्य भी इनका जो मतलब बौद्धिक ये कार्य करते हैं वो भी सामान्य बालकों की ही तरह होता है। इनकी चिंतन शक्ति मतलब सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो भी सामान्य बालकों की ही जैसे होती है, कोई अंतर नहीं पाया जाता है। तो इतना ये 3 पॉइंट। अब अगला हमारा चलते हैं कि निरीक्षण के प्रकार। तो यहाँ पे थोड़ा हम माफ़ी चाहेंगे आप सभी से, क्योंकि ये जो नोट्स बनाया गया है निरीक्षण के प्रकार में ये बहुत ही मतलब गलत लिख दिए हैं। तो निरीक्षण का प्रकार में ये नहीं प्रकार आएगा, निरीक्षण का प्रकार हम खुद से बताएंगे आप सभी को, तो इसको आप मत लीजिएगा, ये गलत है, इसको काट दे रहे हैं। तो निरीक्षण के प्रकार ये नहीं है, ये भी नहीं है। तो अगला है, हम चलते हैं निरीक्षण के प्रकार समझेंगे। लेकिन ये निरीक्षण जो है 4 प्रकार का होता है। पहला होता है नियोजित निरीक्षण होता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। पहला जो होता है निरीक्षण के 4 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार होता है ये वो नियोजित प्रकार होता है, नियोजित प्रकार होता है। और दूसरा जो होता है हमारा विशिष्ट निरीक्षण होता है। तीसरा होता है हमारा टीम निरीक्षण होता है। और चौथा जो होता है हमारा प्रतिक्रियाशील होता है। तो एक एक करके हम लिखेंगे और एक एक करके फिर समझाएंगे।
पहला जो होता है हमारा निरीक्षण, नियोजित निरीक्षण। पहला पॉइंट जो है हमारा निरीक्षण का, सॉरी गलती हो गई। तो पहला जो है हमारा नियोजित निरीक्षण। नियोजित निरीक्षण इसको हम समझेंगे। नियोजित निरीक्षण वह होता है, इस प्रकार के निरीक्षण में जो है निरीक्षण करता है एक बड़े पैमाने पर पूर्व व्यवस्थित जो है कार्यक्रम जो होता है उसके अनुसार जांच करता है। और इसमें जो है निरीक्षण जो अधिकारी होते हैं वह निरीक्षण कार्यक्रम तैयार करते हैं और उसी के अनुरूप उसका निरीक्षण करते हैं। तो ये हो गया हमारा निरीक्षण, नियोजित निरीक्षण। अब दूसरा है हमारा विशिष्ट निरीक्षण। दूसरा पॉइंट आता है हमारा विशिष्ट निरीक्षण। विशिष्ट निरीक्षण। विशिष्ट निरीक्षण हमारा वह निरीक्षण होता है, ऐसे निरीक्षण किसी भी विशेष उद्देश्य या नियोजित किए जाते हैं, उद्देश्य से ही नियोजित किए जाते हैं। यह निरीक्षण जो है प्रशासनिक अधिकारियों पर निर्भर करता है कि वो किन मुद्दे या विषय का निरीक्षण करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई नवीन शोध करना हुआ, विकास के निष्कर्ष पर शोध करना हुआ तथा अनुभव। इस प्रकार के निरीक्षण में एक व्यक्ति या समूह दोनों हो सकते हैं। इसमें एक विशिष्ट क्षेत्र या कई क्षेत्रों का एक साथ जो है निरीक्षण किया जाता है। ये हमारा निरीक्षण का दूसरा प्रकार है। अब तीसरा हमारा जो प्रकार है वह है टीम निरीक्षण। निरीक्षण का तीसरा जो प्रकार है वह टीम निरीक्षण। टीम निरीक्षण टीम निरीक्षण में ऐसा होता है कि यह जो है बहुआयामी होता है। इसमें जो है संस्था के जो सदस्य होते हैं, सदस्यों का जो प्रदर्शन का स्वतंत्र और संतुलित मूल्यांकन होता है। यह अन्य प्रकार के निरीक्षण केवल एक छोटे भाग या नमूने की जांच करते हैं, जबकि इस टीम निरीक्षण का जो है प्रत्येक भाग की जांच करता है। और टीम निरीक्षण का मूल्य जो होता है, जो वैल्यू होता है, वह बहुत अधिक माना जाता है। इसमें व्यक्तियों का समूह होता है और यह अलग अलग भागों का भी निरीक्षण करते हैं। तो ये हमारा टीम निरीक्षण कहलाता है। अब ये हमारा तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट है हमारा प्रतिक्रियाशील निरीक्षण। चौथा पॉइंट है हमारा प्रतिक्रियाशील निरीक्षण। प्रतिक्रियाशील निरीक्षण। इस निरीक्षण में क्या होता है, इस निरीक्षण में जो है इस प्रकार के निरीक्षण में जो सामान्य तौर पर एक अनापेक्षित जो है अनियोजित या असामान्य समझ लीजिए जो स्थिति होती है या किसी घटना के उत्तर में प्रशासन द्वारा जो सरकार द्वारा होता है, सरकार द्वारा किया जाता है। इस निरीक्षण में जो है सदस्यों और शिक्षकों तथा कर्मचारियों की जो जवाबदेही होती है वह तुरंत होती है। आनाकानी नहीं कर सकते हैं कि सर आज या फिर परसों, नहीं, जो पूछा जाए आप तुरंत दीजिए। तो इसी को बोलते हैं जवाबदेही, तुरंत। और इस प्रकार के निरीक्षण में सुधार और आंकलन के अवसर बहुत अधिक होते हैं। इस प्रकार के निरीक्षण में व्यक्ति या टीम सम्मिलित भी हो जाते हैं। तो ये हमारा निरीक्षण का 4 प्रकार हो गए जो हम आपको समझा दिए हैं। अब अगला है हमारा पॉइंट आता है हकलाने के प्रमुख कारण। हकलाने के कौन कौन से कारण होते हैं? तो हकलाने के जो है 2 कारण मुख्य माने जाते हैं। वंशानुक्रम द्वारा हकलाना होता है, एक वातावरण द्वारा होता है। जब बालक जो है, मान लीजिए बालक के परिवार में कोई जन्म से या फिर फैमिली में काका दादा मम्मी पापा चाचा चाची कोई भी एनी पर्सन कोई हकलाता है तो कुछ लक्षण जो है वंशानुक्रम होते हैं तो उसके जीन में भी आ जाते हैं, तो वह बचपन से ही हकलाना स्टार्ट कर देता है। तो एक कारण ये होता है, एक वातावरण होता है कि जिस प्रकार से उसका पालन पोषण होता है, सामाजिकरण की प्रक्रिया परिवार के द्वारा ही सिखाई जाती है। तो जैसे उसका वातावरण रहेगा, कहते नहीं कि जिस माहौल में बच्चा जाता है उसी माहौल में ढल जाता है, तो कुछ वातावरण के कारण भी बच्चा हकलाने लग जाता है। तो ये वंशानुक्रम और वातावरण जो है
दो मुख्य माने जाते हैं। दो कारणों से बच्चा जो है हकलाना स्टार्ट करता है। और चौथा यह चिंता प्रेरित व्यवहार का ही एक रूप होता है। सही बात है कि यह एक चिंता प्रेरित व्यवहार का ही एक रूप होता है जो कि सोचनीय होता है। नेक्स्ट है हमारा कि श्रवण बाधितों की जो पहचान होती है वह कैसे होता है। तो श्रवण बालकों की जो पहचान होती है, उनकी पहचान हम किस प्रकार से करेंगे कि ये बालक जो है श्रवण बाधित पहचान में आता है, श्रवण बाधित में आता है, सामान्य में नहीं आता है। तो इसमें दिया है कि पहला गले तथा कान में घाव रहता है। जो बालक जो है श्रवण बाधित होता है उनके गले में कहीं देखेंगे आप या फिर कान में देखेंगे तो घाव रहता है, तो आप उससे भी पहचान जाएंगे कि चोट लगी है इसलिए वह ऐसा कर रहा है, या फिर यही कारण से वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। और दूसरा दिया है कि वाणी दोष द्वारा, मतलब वह बोलने में असमर्थ होगा कोई भी चीज़, या भी जैसे एक सामान्य बालक होता है वो जल्दी से उच्चारण कर लेता है, लेकिन एक वही जो श्रवण बाधित बालक होता है उसको कोई भी वर्ड दे देंगे तो आप वह अपने शब्दों को जो है उच्चारण नहीं कर पाएगा सही से। तो सामान्य बालक और इसमें जो है बहुत अंतर पाया जाता है, तो आप इससे भी समझ जाएंगे कि श्रवण दोष इसमें पाया जाता है। और अगला दिया है जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है भाषा का सही विकास नहीं हो पाता है और ये चिड़चिड़े होते हैं। सही बात है, इनमें जो है अगर कोई बच्चा श्रवण बाधित तो क्या कहते हैं सुन नहीं पाता है, तो वो जब पढ़ेगा ही नहीं, शब्दों को सुनेगा ही नहीं सही से, उसके अंदर शब्दों का जो है बहुत अभाव पाया जाएगा, तो वो सही से कैसे विकास कर पाएगा। मान लीजिए कोई बच्चा है उसके अंदर शब्दों का विकास हुआ ही नहीं, वो किसी भी शब्द को सुना ही नहीं, तो वो बोलने में कैसे उस शब्द का प्रयोग करेगा। हम लोग हैं तो मान लीजिए कोई सामान्य बच्चा है वो अच्छे से एकदम ठीक ठाक है, उसका शरीर जो है हेल्थ शरीर एकदम बढ़िया बेनिफिट है, तो जो कोई भी बोलता है नए नए बाहर निकलता है, नए नए वर्ड सीखता है, नए नए शब्दों कौशलों का विकास करता है, तो वो मतलब कहीं से भी जाता है, किसी भी एरिया में जाता है तो किसी की नई नई लैंग्वेज सीख कर आता है, तो वो सुन के ही तो सीखता है ना। तो आकर घर पे बोलेगा कि हाँ मम्मी पापा वहाँ पे ये अंकल आंटी ऐसे बात कर रहे थे, ऐसे इसको ये बोला जाता है, उसको ये बोला जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर दिया भाषा का सही विकास नहीं होता। सही बात है, अगर जो बच्चा सुनेगा ही नहीं है, उस शब्दों को कभी सीखेगा नहीं, कभी सुनेगा ही नहीं, तो वो कहाँ से उस भाषा का विकास कर पाएगा और कहाँ से उस भाषा का वो उपयोग कर पाएगा किसी और से बातचीत करने में, कन्वर्सेशन में, संप्रेषण करने में। तो ये ऐसे बालक जो होते हैं चिड़चिड़े भी बहुत होते हैं। तो यही सब कारण होते हैं कि श्रवण बाधितों की पहचान हो पाती है। अब आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। और लाइक शेयर कमेंट करना ज़रूर ना भूलें, कर दीजिएगा, आपके लिए बहुत मेहनत होती है। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।